अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 10th क्लास का मैथ यूनिट नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला यूनिट है, तो इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या मुराद है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं। अगर इसकी हम डेफिनेशन को देखें तो एन इक्वेशन विच कंटेन्स मैक्सिमम पावर ऑफ 2 ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक और सेकंड डिग्री इक्वेशन। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम पावर, ज़्यादा से ज़्यादा पावर कितनी हो, 2 हो, मैक्सिमम पावर कितनी हो, 2 हो, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक और सेकंड डिग्री इक्वेशन। तो वेरिएबल से मुराद क्या होता है, कोई भी किसी इक्वेशन में अगर x है, y है या z है, किसी भी इक्वेशन में अगर x है, y है या z है तो इसे हम कहते हैं वेरिएबल्स। तो अगर किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की ज़्यादा से ज़्यादा पावर 2 हो, 2 से ज़्यादा पावर ना हो एक इक्वेशन में, तो उस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सेकंड डिग्री इक्वेशन का नाम देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पे अगर आप देखो हमारे पास वेरिएबल x है, तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। 2 से नीचे फिर क्या है, 1 है। तो मैक्सिमम पावर हमारे पास वेरिएबल की 2 है, तो ये हमारे पास होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सेकंड डिग्री इक्वेशन। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल को देखो आप, यहाँ पे 3x² + 4x + 5, यहाँ पे भी हमारे पास वेरिएबल x है, तो x की मैक्सिमम पावर, बड़ी पावर कितनी है, 2 है। इसके ऊपर x की पावर 1 है, कुछ भी ना हो तो 1 होती है पावर। तो बड़ी से बड़ी पावर, मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। तो ये इक्वेशन भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सेकंड डिग्री इक्वेशन। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, आपको यहाँ पे a नज़र आ रहा होगा, a हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ x² को। b आपको नज़र आ रहा होगा, b हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ x को। आपको c नज़र आ रहा होगा, c होती है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म से मुराद मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, c की जगह पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 15 हो सकता है, 100 हो सकता है। कोई भी नंबर c की जगह पे जो होगा, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा हुआ, x, y, z, कोई भी वेरिएबल जिसके साथ ना लगा हो, वो कांस्टेंट होता है। जैसे नीचे आप इक्वेशन में देख रहे हो 3x² + 4x + 5। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो a आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास a जो है वो 3 है। अब यहाँ पे आपके पास जो b है, b क्या है, 4 है, क्योंकि b को कोफिशिएंट ऑफ x है, तो 4 कोफिशिएंट ऑफ x है यहाँ पे, तो b 4 है। कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, यहाँ पे 3 है, तो a क्या है, 3। अब 5 जो है ये कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, ठीक है। ये 5 जो है ये क्या होगी, ये c होगी, तो c यहाँ पे क्या है, 5 है। तो x² का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है, c कांस्टेंट टर्म होती है, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है ये वेरिएबल के बगैर। अच्छा, अब हम बात करते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है, ये x का कोफिशिएंट b है, अगर ये 0 हो तो ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ़ b इज 0 इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है ax² + bx + c = 0। अच्छा, वो कहता है यहाँ पे अगर b 0 हो ना, b 0, देन इट इज़ कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसे हम फिर कहते हैं ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसा कि ax² + c = 0। मतलब ये जो ऊपर आपके पास इक्वेशन थी ax² प्लस, अब bx जो था, अब यहाँ पे b हम बता रहे हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b 0 होता है, तो b की जगह पे अगर आप 0 पुट करो, x + c = 0। अब 0 x से मल्टीप्लाई होगा तो ये सारी की सारी जो टर्म है ये 0 हो जाएगी। तो हमारे पास पीछे बचेगा क्या, ये बचेगा ax² + c = 0। तो इसे हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
तो फॉर एग्जांपल आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे दी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसमें आप देखो अगर हमारे पास ये b 0 हो तो फिर ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में देखो, अगर b 0 होगा तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास x वाली टर्म नहीं होगी, हमारे पास x वाली वैल्यू x वाली टर्म नहीं होगी। तो आप फर्स्ट एग्जांपल को देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास x वाली टर्म नहीं है क्योंकि b 0 था। दूसरी क्वेश्चन को देखो, 4x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी हमारे पास x वाली वैल्यू नहीं है क्योंकि इसका जो b कोफिशिएंट x का वो क्या है, 0 है। तो जब ये b कोफिशिएंट, ये वाला b कोफिशिएंट 0 होगा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो ये 0x से मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो x वाली टर्म नहीं रहेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जब x वाली टर्म नहीं रहती तो फिर वो क्या बन जाती है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x वाली टर्म नहीं है b 0 होने की वजह से। 4x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी x वाली टर्म, x वाली वैल्यू नहीं है b 0 होने की वजह से। तो जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b 0 हो तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या नाम देते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इफ b इज 0 इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, then it is called pure quadratic equation like ax square plus c is equal to 0। अच्छा, अब हम बात करते हैं लीनियर की। अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की। तो अगर हम लीनियर इक्वेशन की बात करें तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है, हम दोबारा से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेंगे। तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर a 0 हो, पहले हमने b 0 की बात की थी। अच्छा, अब देखो, इफ a इज 0 इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। अब खुद ही देखो, यहाँ पे आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे खुद देखो, अगर a 0 हो, अगर a 0 हो तो x स्क्वायर वाली वैल्यू नहीं रहेगी। एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू, एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है, रकम एक्स स्क्वायर वाली, वो नहीं रहेगी। ठीक है, अगर क्या 0 हो, अगर a 0 हो तो फिर हमारे पास सिर्फ x वाली टर्म बचेगी और x के बगैर वाली। तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे ये लीनियर इक्वेशन है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो आप कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास दी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर a 0 हो, अगर a 0 हो तो ये एक्स स्क्वायर वाली रकम नहीं बचेगी। a 0 होने की वजह से ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो हमारे पास सिर्फ x वाली टर्म बचेगी और x के बगैर वाली टर्म बचेगी जो कांस्टेंट टर्म है। तो लीनियर इक्वेशन की, अच्छा देखो, a 0 हो तो हमारे पास क्या बचेगा, bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। अब इसकी एग्जांपल देखो, 14x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो a 0 था तो x स्क्वायर वाली टर्म नहीं है। ठीक है, a 0 हो तो x स्क्वायर वाली टर्म फिर नहीं रहती। इक्वेशन एग्जाम्पल 2 को देखो आप, तो एग्जाम्पल 2 में क्या है, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी देखो a 0 था तो x स्क्वायर वाली टर्म नहीं रही, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, सिर्फ x वाली टर्म है, x स्क्वायर वाली टर्म इसमें नहीं है। तो ये भी क्या बन गई है, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है, इफ a इज 0 इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन लाइक bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो किसी भी इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब a 0 हो तो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू, एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक्स स्क्वायर वाली रकम नहीं रहती, तो बाकी क्या बचता है, bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं लीनियर इक्वेशन का। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इस चैप्टर में हमें मिलेंगी, हमने उन्हें सोल्व करना होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सोल्व करना होगा इस यूनिट में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है, इसे सोल्व करने के 3 तरीके होते हैं, 3 मेथड्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के 3 मेथड्स, 3 तरीके हैं। पहला तरीका है फैक्टराइजेशन, दूसरा तरीका है कंप्लीटिंग स्क्वायर और तीसरा तरीका है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो 3 तरीकों से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। या फैक्टराइजेशन से सोल्व करेंगे, या कंप्लीटिंग स्क्वायर से सोल्व कर सकते हैं, या क्वाड्रेटिक फार्मूला से सोल्व कर सकते हैं। अब ये फैक्टराइजेशन क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, ये जब हम
एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे तो तब हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन क्या होती है और कंपैरेटिव स्क्वायर क्या होता है। फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चंस और कंपैरेटिव स्क्वायर वाले क्वेश्चंस 1.1 में आपको मिलेंगे। तो इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो एक्सरसाइज 1.1 पे होगी। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिली हो तो लाइक और शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।